नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। हाथरस की बात होगी क्योंकि इस मामले में पुलिस को कोर्ट से फटकार लगी है। हम आपको दिखाएंगे आज तक के कैमरे पर पुलिस का कबूलनामा, साथ ही आपको दिखाएंगे आधी रात के अंतिम संस्कार का सच, छिपे कैमरे में कैद पुलिस की जुबानी। और बात होगी बंगाल में पगड़ी कांड की, जिसे लेकर सरकार और राज्यपाल में खींचतान शुरू हो चुकी है। ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। हाथरस कांड की घटना 4 हफ्ते बाद भी अपना जवाब मांग रही है, अपना इंसाफ मांग रही है और अब जांच सीबीआई के हाथ में है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता के परिवार को बुलाया है और उनके सामने ही पुलिस को उनके एक्शन पर फटकार लगाई। आखिर 14 सितंबर को पुलिस ने कैसे लापरवाही दिखाई, इस सच को हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने बेनकाब किया है। हमारे इस सुपर एक्सक्लूसिव स्टिंग ऑपरेशन में हाथरस कांड में सस्पेंड हुए पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा बता रहे हैं कि लहूलुहान पीड़िता के मामले में कैसी घोर लापरवाही बरती गई। हमारी बेटी की मट्टी नहीं दी उन लोगों ने। हमें न्याय मिलना चाहिए। उसके भाई ने उसकी माँ ने किया है, मेरे बच्चों ने कुछ गुनाह नहीं किया। अपनी बिटिया के लिए लड़ेंगे। वो मेरे तो बच्चे निर्दोष हैं। लव कुछ मेरे लड़की के खिलाफ भी मुकदमा हो सकता था, आप जैसा कह रहे हैं। लड़की परवाही जिंदगी आजादी ने मारा, कोई चश्मे तो आदमी आए थे, सामने देखा नहीं मारते। संदीप पे आपको शक है, ये कर सकता है रेप? उसका प्रेम है? ये प्रेम का तो कुछ भी करेगा। हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस के एसपी विक्रांत वीर, सर्किल ऑफिसर राम शब्द, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक जगवीर सिंह व हेड मुहर्रिर महेश पाल को सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड होने वाले इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा चंदपा थाने में तैनात थे। आज तक की एसआईटी टीम से उनका सामना हुआ तो हाथरस कांड के सवालों के चौंकाने वाले जवाब आते गए। क्या हाथरस कांड को हैंडल करने में पुलिस से चूक हुई? हाथरस गैंगरेप कांड में निलंबित हुए चंदपा थाने के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा ने आज तक के एसआईटी टीम के सामने पूरे मामले में अपनी गलती मानी। अच्छा ये बताओ सर, आप अपनी तरफ से नेग्लिजेंस क्या मानते हो इसमें पूरे केस? नेग्लिजेंस नहीं, हमारा तो वही ठहरा है, तुम साथ नहीं गए, देखने नहीं गए, इलाज नहीं कराया, तुमने सिपाही नहीं भेजा, ये नहीं। ये सवाल स्वाभाविक है कि 14 सितंबर को जब लड़की पूरी तरह लहूलुहान थी, उसका भाई उसको लेकर थाने गया और थाने ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई तो किस लिए? क्या हुआ? किसने मारा आपको? हाँ? किसने? और किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने बात से ले गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो जल ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी रिश्ता जबरदस्ती करने की कोशिश, मैंने मना करी, सोच से गला दबा दिया। क्या पुलिस आरोपी पक्ष की मदद करना चाहती थी? जवाब निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा से सुनिए। कर देते, ये कहते साहब इसी ने मारी तो उसके पैर फट जाते। एक भी व्यक्ति कह देता कि इसने मारी तो भाई लोग छोड़ भाग जाते और मुझे चौकीदार की तरफ तहरीर लिखनी पड़ती और उनके खिलाफ देते, माँ बाप के खिलाफ मैं लिख के दे रहा हूँ।
आज तक की अंडरकवर टीम एक पुलिस वाले के इस बयान से हैरान रह गई। इंसाफ के तराजू में कैसे बेईमानी का चुंबक चिपका दिया जाता है, इसको आप इस बयान से समझ सकते हैं। तो सवाल है कि प्रेम प्रसंग का मामला आता निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा की मंशा कितनी खतरनाक थी, अब आप इसको समझिए। अगर आरोपियों की तरफ से कोई आकर ये गवाही दे देता कि लड़की को उसके घर वालों ने मारा है क्योंकि उसका आरोपी संदीप के साथ अफेयर था, तो निलंबित इंस्पेक्टर लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देता। एक बार और रेप करने की कोशिश की थी। लड़की के खिलाफ भी मुकदमा हो सकता था, आप जैसा कह रहे हैं। लड़की परवानी लंबी हो सकता था, वो कैसे? मीडिया में जाती हमने मारा, कुछ चश्मे तो आदमी आए थे सामने देखा था मारते। संदीप बात लगी थी, हमने करने से मैंने मारा। संदीप पे आपको शक है, ये कर सकता है रेप? नहीं, उसका प्रेम है, फर्क है। हैं? नहीं, प्रेम का तो कुछ भी करेगा। निलंबित इंस्पेक्टर वर्मा ने हमें बताया कि इस केस में जांच अधिकारी सर्किल अफसर यानी ब्रह्म सिंह ने दबाव में आकर गैंगरेप की धाराएं बढ़ा दी जो उनके हिसाब से नहीं बनती थी। ये सीओ साहब से क्या चूक हो गई? आप कह रहे थे प्रेशर में आ गए। कह रहे थे लड़की ने बयान दिए, हवा उड़ रही थी, चार दरिंदे उन्हें नाम बढ़ा दी, बेटा दी। पहले वाले सीओ साहब थे यादव जी, उन्होंने नहीं बढ़ाया, दूसरे वालों ने बढ़ाया, ब्रह्म सिंह जी ने। तो आपके हिसाब से नहीं बढ़ाने चाहिए थे। नाम भी बढ़ जाते, धारा ना बढ़ाते, वो भी गैंगरेप नहीं बढ़ाना चाहिए। गैंगरेप गलत बढ़ा दिया। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने उस सच को बेनकाब किया है जिसे हाथरस की पुलिस ने दबाने की कोशिश की, या कहें कि पुलिस ने अपनी वर्दी से नाइंसाफी की। जमशेद के साथ नितिन जैन, हाथरस आज तक। 14 सितंबर को पुलिस ने हाथरस कांड में जितनी बड़ी चूक की उसके बारे में निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा गड़बड़ियों की सारी रिपोर्ट कांस्टेबल जमील ने आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में खोलकर रख दी। हमारे खुफिया कैमरे पर जमील ने जो कुछ बताया वो पुलिस की लापरवाही की हद को दिखाता है। हाथरस आज भी सुलग रहा है। यूपी पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है कि 14 सितंबर को क्या हुआ था और उसके बाद कैसे पीड़िता की जिंदगी मौत में बदल गई। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा से मिलने के बाद चंदपा थाने के कांस्टेबल जमील अहमद खान से बात की। जमील ही पीड़िता को लेकर अलीगढ़ अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल गए थे और वापस पीड़िता के शव के साथ लौटे थे। जमील ने कबूल किया है कि पुलिस ने इस मामले को हल्के में ले लिया। इनके यहाँ क्या मिस्ट्री बता दें, ये इस बात पे गए हैं कि इस मामले को हैंडल करने के लिए एक तो स्वयं इनको मौके पे जाना चाहिए था। हाँ, जो घटना हुई है, इस घटना की मान लो आ गई है औरत, तो चलो उसको मेडिकल भेज दिया और ज़्यादा इनको गहराई से गंभीरता से तो वहाँ पहुँच जाना था, जाके निरीक्षण करना, दोनों पार्टियों को मिला बैठा के, और भी पुलिस के संपर्क होते हैं उससे जानकारी कर लेनी चाहिए थी कितना गंभीर मामला है। जिस थाना क्षेत्र में इतना बड़ा बवाल हो गया, 19 साल की एक दलित लड़की को बड़ी बेरहमी से मारा गया, वहां पर पुलिस को मुस्तैद होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ठंडी पड़ गई। कांस्टेबल जमील ने आगे जो खुलासा किया है वो पुलिस व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। क्राइम सीन बनेंगे, उनने भेजा एसएसआई साहब, एसएसआई जगवीर सिंह जो सस्पेंड हुआ, उनको भेजा, वो भी गए, वो भी हल्के मिले गए होंगे बात को। और जो एसआईटी टीम है वो बार बार ये पूछ रही कि आपने महिला को क्यों नहीं, जबकि यहाँ महिला गई है, उसकी वीडियो में नहीं दिखा पा रहे हैं ये लोग। क्यों? अब ऐसी है, पुलिस भेज दिया किसी को, नाम नहीं लिख पाए। आपने सुना कि चंदपा थाने का ही एक कांस्टेबल अपने थाने की गलतियों के बारे में बता रहा है। कांस्टेबल जमील की बात सही है तो तत्कालीन इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा क्राइम सीन पर नहीं गए। अपनी जगह उन्होंने एएसआई जगवीर सिंह को भेजा। एएसआई जगवीर सिंह ने भी मामले को हल्के में लिया।
पीड़िता के साथ महिला कांस्टेबल भेजने की बात दर्ज नहीं हुई। एसआईटी ने बार बार पूछा, महिला कांस्टेबल क्यों नहीं भेजा? पुलिस का रवैया जितना ढीला ढाला रहा, उसका नतीजा ये निकला कि आज पीड़िता से इंसाफ सवालों और सबूतों के भूल भुलैया में उलझा हुआ है। जमशेद के साथ नितिन जैन, हाथरस आज तक। 29 सितंबर की रात हाथरस की पीड़िता बेटी का जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया गया, उसमें पुलिस प्रशासन पर कई तरीके के सवाल खड़े हुए। इस मामले में निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा ने आष्टा के खुफिया कैमरे पर कबूल किया कि ये सब कुछ डीएम और कमिश्नर के इशारे पर हुआ था। इस धधकती चिता में किसी माँ की आरज़ू, किसी पिता की आबरू, किसी भाई का प्यार, किसी भाभी की चाहतों का संसार, सब कुछ भस्म हो गया। 29 सितंबर की रात हाथरस में पीड़िता के गांव में जलती इस चिता ने सवालों और संदेहों की आग को भड़का दिया। किसी को तो पता होगा क्या कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए, बस मेरी इन्फॉर्मेशन। मैं क्राइम में अभी आप बोल रहे थे ना कि कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी आप नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे न बढ़े। बस मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछिए क्या चल रहा है सर। अब सवाल है कि रात के अंधेरे में क्यों किया गया पीड़िता का अंतिम संस्कार? किसके हुक्म से रात के अंधेरे में हुआ पीड़िता का अंतिम संस्कार? हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने हाथरस के चंदपा थाने के निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा को पकड़ा तो उन्होंने अंतिम संस्कार वाले मामले में भी बड़ा खुलासा किया कि ऐसा रात में ही क्यों किया गया। निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा का कहना है कि ये फैसला एरिया कमिश्नर और डीएम का था और ये फैसला इन्होंने इसलिए लिया कि ऐसी सूचना थी कि पीड़िता के शव के साथ सड़क जाम किया जाना था। इसलिए रात कल मुख्यमंत्री तो आते नहीं और डेड बॉडी करते रहे और इसलिए हो जाती बहुत। ये भी चांस थे कि वहाँ से उठ के बॉडी सड़क पे आ सकती थी, सड़क आ जाती तो आगरा तक इधर जाम होता, अलीगढ़ इधर जाम होती, बहुत पॉलिटिक्स होती। इससे चीज यही था, बिल्कुल ये तो रात को जो आग लगा, ये जो जलाने वाला था इसकी बात है, किसका ये कमिश्नर साहब जी, कमिश्नर साहब कमिश्नर डीएम का। जी हाँ, हाथरस के उसी डीएम प्रवीण कुमार लक्ष्यपाल पर निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा भी उंगली उठा रहे हैं, जिनकी भूमिका पहले दिन से संदिग्ध मानी जाती है। अब निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक शव को रात में जलाने का फैसला कमिश्नर और डीएम का था। शव के साथ चक्का जाम की आशंका के कारण ये फैसला लिया गया और आपको याद होगा कि कैसे उन्होंने पीड़िता के ही परिवार को उल्टे धमकाया भी था। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आप देखिए कि पुलिस वालों पर तो कार्रवाई हो गई, एसपी तक नप गए, लेकिन डीएम साहब ठसक के साथ हाथरस में जमे हुए हैं। जमशेद के साथ नितिन जैन, हाथरस आज तक। हाथरस कांड की गुत्थी हर रोज उलझती जा रही है। कभी मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से कहा जाता है कि रेप हुआ ही नहीं, कभी आरोपी की तरफ से कहा जाता है कि इन्होंने नहीं मारा, लेकिन इन दावों के बीच एक कठोर सच्चाई यह भी है कि पीड़िता की बर्बर तरीके से हत्या की गई। तो हत्यारा है कौन? आज तक के खुफिया कैमरे पर एक चश्मदीद ने बहुत सारे खुलासे किए। चौदह सितंबर को इस वीडियो को देखने के बाद भी ये सवाल जस का तस खड़ा है कि हाथरस की पीड़िता बेटी को किसने मारा। इस मामले में पीड़िता के गांव के ही एक शख्स से हमारी अंडरकवर टीम की मुलाकात हुई। उस शख्स का नाम जयवीर है और उसका दावा है कि वो चश्मदीद है और मौका वारदात पर था। तो सुनिए कि उस दिन क्या हुआ, इस पर वो क्या कहता है।
अभी बताओ, आप तो मौके पे गए थे ना? हाँ, आपने क्या देखा? मैंने लड़की को वहाँ पड़े हुए देखा, तो लड़की हाँ मोटा कहते हैं, गाँव में आते थे वो मोटा कहते हैं, गाँव में मोटा कहते हैं, गाँव में मोटा, हाँ मोटा कहते हैं। और वो छोटू से कही है भाई माँ ने कि तू हमारे घर खबर कर। हमने आपको दिखाया कि कैसे एक आरोपी लवकुश की मां कह रही है कि उसका बेटा तो पीड़िता को पानी पिलाने गया था और नाहक उसे फंसा दिया। सब लोग भागे हैं, वहाँ पे हम पहुँचे अपने बेटे को लेकर। मैंने अपने बेटे से बोला है, बेटा जब तुम से आ रही है पानी के लिए तो मैंने तू किसी से पानी लिया। मेरा बेटा सड़क पे गया है, वहाँ से पॉलिथीन लिया, उसने बरा से पानी लेके उसकी माँ के हाथ में दिया है, भाभी लो इसे पानी पिला दो बेटी को। आइए अब आप जयवीर से सुनिए कि इस मामले में लवकुश की मां के दावे को वो कितना सही और कितना गलत मानता है। छोटू कौन? वो खेत वाला लड़का है। अच्छा, तो छोटू घर साइकिल लेके माँ ने छोटू से कहा कि मेरे घर खबर करो, आपके सामने बोला गया। हाँ, तो आपने तो उठाया नहीं, उसकी मदद नहीं की उसको? मदद पानी लाया हुआ वो, और लाए रे पानी उठाए रे, माँ बैठी है। कौन? वो लवकुश नाम का लड़का है, वो पानी लाया हुआ भर के मेरे सामने। तो जेल में है? जेल में वो पानी लेके आया पन्नी में। वही मान की बेटा जिप तड़प रही है, पानी लेके आया। किसकी माँ ने बोला? नहीं, बाकी लवकुश वो बराबर पे चारों काट रही है। लवकुश की माँ? लवकुश की माँ और लवकुश वो भज के गया, पानी लाया तो बात। अगर जयवीर वाकई चश्मदीद है और वो सच बोल रहा है तो इसका बयान जांच एजेंसियों के लिए अहम है। लेकिन इन सबसे अहम तो ये सवाल है जो 29 सितंबर से ही घुमड़ रहा है कि आखिर हाथरस की पीड़िता बेटी को मारा किसने। नितिन जैन के साथ जमशेद, आज तक। हाथरस मामले पर सूबे की पुलिस और हाथरस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि रात के अंधेरे में पीड़िता का अंतिम संस्कार करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। इस बीच सीबीआई ने हाथरस कांड की जांच शुरू कर दी है और सबूत खंगाले जा रहे हैं। हाथरस केस की जांच अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के पास है। सीबीआई की टीम ने केस से जुड़े जरूरी दस्तावेज जुटा लिए हैं, चंदपा थाने से सारे कागजात ले लिए हैं। सूत्रों की माने तो सीबीआई की टीम एसआईटी से भी बात कर रही है और केस से जुड़े अहम पहलुओं की जानकारी ले रही है। जल्द ही जांच टीम क्राइम सीन का मुआयना भी कर सकती है। उम्मीद है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मिलवे गयो है या ना गयो, कोई बात होती या ना होती, क्यों कि हमें ना हमने देखो और ना हमें पता हो बात के बारे में। आप रामू की माँ है? रामू की माँ है, और रामू हम रामू की कह सकते हैं कि रामू माँ हो, खिलर पे हो। रामू मारो 7 बजे गए हो, 12 बजे घर आए हो। और जितनी नाम बढ़ाए और उन्नी बढ़ाए जो दलील को कहते बेवाई का तिन्ने हमने जो आरोप लगाया हो बालक ने झूठो साची। ये तो आरोप है, अब हम तो जा चीज में कुछ ना कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं सरकार से कि हमें तो न्याय चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए सरकार से। हमारी यही उम्मीद है, हम इससे ज्यादा और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमें तो हमारी तो बेटी भी चली गई और हमें तो क्या कहते हैं न कोई अभी न्याय मिलो और हमारे ऊपर ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं। सीबीआई और एसआईटी जांच के बीच सोमवार को पीड़ित परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को अपना दर्द सुनाया। कहा आखिरी बार बेटी का चेहरा भी नहीं देखने दिया। पीड़ित परिवार के इस शिकायत पर अदालत ने वहीं खड़े एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से पूछ लिया कि उनकी बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ होता तो भी वो वैसा ही करते। राज कह रहा है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा गैदरिंग थी, जबकि ऐसा नहीं था। हार्डली 50 से 60% थे। जब नाइट में अंतिम संस्कार किया गया, जो रिलेटिव्स थे उनके गांव के कुछ लोग थे, जबकि वहाँ पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा थी, करीब 200 से 300 की संख्या थी। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ ही नहीं सकता था। पुलिस के पास आम से अपने तरीके, अपना मेथड है, वैसे वो वर्क करती, लेकिन एटलीस्ट उस बेटी को सुबह 5 बजे तक उनको अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, परिवार को दिखाया जाता। रात के अंधेरे में पीड़िता का अंतिम संस्कार करने को लेकर हाईकोर्ट ने सूबे के आला अधिकारियों और हाथरस प्रशासन पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। अब अदालत ने 2 नवंबर की तारीख तय की है जब पीड़ित परिवार के आरोपों पर बहस होगी। पीड़ित पक्ष के परिवार के सारे लोग कोर्ट में हाजिर हुए थे। कोर्ट ने उनसे पूछताछ किया है। एसीएस होम
और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीएम हाथरस, उनसे भी कोर्ट ने पूछताछ की है। डिटेल्ड ऑर्डर अभी बाद में पास होगा। अंतिम संस्कार के बारे में ही डिसीजन अभी होना है। हमने अपना पक्ष रखा है, पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब जो भी निर्णय आएगा उसके बाद, अभी 2 नवंबर को कोर्ट में पेशी के लिए पीड़ित परिवार हाथरस से लखनऊ बेहद कड़ी सुरक्षा में पहुंचा था और कड़ी सुरक्षा में वापस हाथरस लौट आया। अब इंतजार है इंसाफ का। हाथरस से जितेंद्र बहादुर के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह, लखनऊ आज तक। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा हैं, वहीं हाथरस से जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करते हैं, क्योंकि सीबीआई की जांच अब शुरू होने वाली है। नए सिरे से ये जांच की जाएगी या फिर जो कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, पुलिस की भूमिका को लेकर जो सवाल उठाए हैं, उन तमाम बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा? और साथ ही एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आएगी, क्या उससे भी कुछ पॉइंट्स लिए जाएंगे या फिर ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन इन सब बातों से अलग होगी? देखिए नेहा, इसी बात को लेकर के सीबीआई की टीम हाथरस में पूरी तरीके से कैंप कर रही है और अभी जो आज तक को जानकारी मिली है, इसके मुताबिक सीबीआई की टीम उस सीन ऑफ क्राइम यानी मौकाए वारदात पर आ सकती है और इसके लिए बाकायदे आपको दिखा दें, यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस सारे यहाँ पर जो चंदपा थाने से जुड़े हुए हैं, ये सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और ये मौकाए वारदात की वही जगह है जिस खेत में आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि ये वही रास्ता है। इसी रास्ते में जो है यहीं से करीब 20 से 25 मीटर की दूरी पर पूरी जगह मौजूद है और यहीं पर पूरी घटना को अंजाम आरोपियों ने दिया था। तो यहाँ सीबीआई की टीम अब से कुछ देर बाद आ सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इससे पहले सीबीआई की टीम ने पूरे दस्तावेज चंदपा थाने से कलेक्ट किए हैं। सारे जो इस पूरे मामले की जो दस्तावेज है उनको अपने पास रखा है, केस डायरी अपने पास ले ली है और पूरी छानबीन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रही है। तो जानकारी यह है कि सीबीआई की टीम पिछले 2 दिनों से यहाँ पर मौजूद है और लगातार वो जो सीनियर अधिकारी हैं पुलिस के, उनसे भी बातचीत कर रही है। इसके साथ ही अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पता चल रहा है कि सीबीआई की टीम पहुंचेगी जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी सीबीआई के शामिल होंगे और वो तमाम बिंदुओं की छानबीन की जाएगी जिससे ये पता चल सके कि आखिर उस पीड़िता को किसने मारा था और किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। अभिषेक मिश्रा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कोर्ट ने कल जिस तरीके से पुलिस की भूमिका को संदेहास्पद बताया, पुलिस के कई अफसरों को फटकार लगाई, सीधे तौर पर सवाल पूछे, और क्या कुछ कहा कोर्ट ने कल की प्रोसीडिंग्स में? देखिए नेहा, बिल्कुल इस पूरे मामले में हम ये कह सकते हैं कि लापरवाही हुई है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने खासतौर पे हाथरस के प्रशासन का यहाँ पे लैप्सेस सामने आया है। कल जब पीड़ित परिवार ने अपनी बात वहां सामने रखी थी तो बताया कि किस तरीके से अंतिम संस्कार की उन्हें अलाउ नहीं किया गया, उन्हें बॉडी के पास नहीं, शक्ल तक नहीं दिखाई गई और तमाम तरह की बातें सामने आई। कोर्ट ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है, कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कोर्ट ने राज्य सरकार से बात कही है कि ऐसे मामलों में अंतिम संस्कार किस तरीके से किया जाए आगे, उसको लेकर के दिशा निर्देश बनाइए और उसको लेकर के एडिशनल गृह सचिव को भी तलब किया गया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी रिपोर्ट वो हाईकोर्ट में दायर करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके की हैंडलिंग यहाँ पे हुई और हाथरस के डीएम की जिस तरीके से लापरवाही इस पूरे केस में आई है, उसको लेकर के अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है और परिवार का भी यही बार बार कह रहा है कि उसे लगता है कि वो यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा को लेकर के भी बार बार उन्हें सवाल उठाए। तो इस बात को भी कोर्ट सुनिश्चित कराएगा कि जब तक ये ट्रायल चलता है और आगे तक इसको सुरक्षित घेरे में परिवार को रखा जाए और तमाम चीजों पर कोई भी लापरवाही ना हो, इस बात को लेकर के फटकार लगाई है। लेकिन अब देखना होगा कि जब सीबीआई की जांच भी आगे बढ़ेगी और साथ ही साथ 2 नवंबर को जब सरकार अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखेगी, तब क्या कुछ चीजें और निकल कर आएंगी और कोर्ट किस तरीके से पीड़ित परिवार को इसमें सुरक्षा दिलाएगी और क्या कुछ और इसके साथ में दिशा निर्देश जारी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जितेंद्र बहादुर सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे हाथरस से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का, बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर एक ऑटो की स्कूटी से मामूली टक्कर पर बेरहमी की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जो भी देखेगा सिहर उठेगा। क्योंकि स्कूटी चला रही महिला ने टक्कर के बाद अपने परिवार वालों को बुला लिया, फिर ऑटो वाले पर ऐसा कहर बरपा कि उसकी जान पर बनाई। महिला के परिवार वालों ने ऑटो वाले पर लात घूसों की बरसात की। ऑटो वाला सड़क पर गिर गया, अपनी जान की दुहाई देता रहा, लेकिन लात घूसे नहीं थमे। इतना ही नहीं, बेदम ऑटो वाले पर
लकड़ी के फट्टे से प्रहार किया गया। सड़क पर तमाशबीन लोग खड़े रहे, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। पुलिस ने मामला अब दर्ज कर लिया है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन 48 घंटे बाद भी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीटने वाला आजाद घूम रहा है। कुल मिला के जैसा थाने से पता चला है, ये प्रकरण इस प्रकार का है कि पहले ऑटो से कुछ महिलाओं का एक्सीडेंट हुआ, फिर जो पीड़ित पक्ष है उसने अपने कुछ परिजनों को बुलाया, उनमें से 2 जो आए थे, फिर उन्होंने फिर ऑटो वाला जो व्यक्ति है, जो चालक है, उसकी पिटाई की है। ऑटो चालक ने चूंकि एक्सीडेंट किया, उसके विरुद्ध एक्सीडेंट का मुकदमा कायम है। चूंकि इनके द्वारा पिटाई की गई है, इनके विरुद्ध भी FIR हो गई है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और अच्छे से मतलब पूरा जो विधिवत कार्रवाई होगी। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, बेरहमी का ऐसा वीडियो, उसके बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। बिल्कुल, ये हैरान करने वाली बात होती है कि एक ऐसी घटना जबलपुर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में घटती है, दिन दहाड़े घटती है और वहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं जो इस पूरी घटना को न केवल अपनी आंखों से देख रहे होते हैं बल्कि इसका वीडियो भी बनाते हैं। अव्वल तो वहां लोगों ने ना उन गुंडों को रोकने की कोशिश की और दूसरा, जब वो गुंडे वहां से ना केवल उसे मारपीट करके बल्कि उसे अपने साथ भी कुछ दूरी तक ले गए थे, लेकिन इसके बावजूद वहां पे पुलिस ने इस पर सिर्फ एक FIR दर्ज की है और उसमें भी अगर आप देखें तो क्रॉस FIR दर्ज हुई है, यानी जो पीड़ित है, जो ऑटो ड्राइवर है, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। रैश ड्राइविंग का उस पर FIR लगी है कि वो गाड़ी जो है ठीक तरीके से नहीं चलाना था, एक्सीडेंट उसने किया। तो वहीं आरोपियों जिन्होंने पीटा है उसे, उनके खिलाफ भी FIR लगी है। फिलहाल 3 इसमें आरोपी बताए जा रहे हैं जो अभी पूरी तरीके से फरार है, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन ये घटना सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार बीच शहर बड़ी रोशनी में इतनी बुरी तरीके से एक शख्स को पीटा जाता है, लेकिन पीटने वाले वहां से फरार हो जाते हैं और अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस घटना के तकरीबन 18 घंटे बीत चुके हैं उसके बावजूद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कैसे ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई की गई। वहां पर लोग वीडियो जरूर बनाते रहे, तमाशबीन बने रहे, लेकिन इस ऑटो चालक को कोई भी बचाने नहीं आया। जबलपुर की यह घटना है, लात घूसों से इस ऑटो वाले को मारा गया। इसकी गलती बस इतनी कि इसका ऑटो एक स्कूटी चालक महिला से टकरा गया था। बंगाल में बीजेपी की रैली के दौरान सिख सुरक्षा गार्ड बलविंदर सिंह के साथ पुलिस की मारपीट के मसले पर सियासी बवाल अब बढ़ रहा है। अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी इस मसले पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इसे अपमान का मामला बताते हुए जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया। बीजेपी की रैली के दौरान बंगाल पुलिस ने सड़कों पर जमकर बल दिखाया। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई और जो भी उनके साथ आया उसे पुलिस की बर्बरता झेलनी पड़ी। इस रैली के दौरान एक नेता के सुरक्षा गार्ड बलविंदर सिंह भी पुलिस की ज्यादती का शिकार हुए। बलविंदर सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गए और उसके बाद जो कुछ हुआ तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस पर बलविंदर सिंह की पगड़ी खींचने का आरोप लगा। पुलिस ने बलविंदर सिंह के पास मौजूद बंदूक को गैर लाइसेंसी बताकर उन्हें FIR दर्ज कर जेल भेज दिया। अब बलविंदर सिंह से मारपीट के मसले पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। बीजेपी जहां बंगाल पुलिस पर सिखों की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी इसको लेकर बंगाल पुलिस और ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है। जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया कि बलविंदर सिंह के साथ पुलिस के अमानवीय व्यवहार को लेकर चिंतित हूं। कानून इस तरह के गलत बर्ताव को रोकने की इजाजत देता है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पुलिस के इस बर्ताव की तुलना जलियांवाला बाग की घटना से की है। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि याद कीजिए, कभी गुरु ने हजारों किलोमीटर दूर होने पर भी जलियांवाला बाग नरसंहार का दर्द महसूस किया और अपना खिताब लौटा दिया। ये वक्त टैगोर के फैसले को सही साबित करने का है, ताकि हम अपना सिर ऊंचा उठाकर रख सकें, न कि शर्म से झुका रखें।
इससे पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की थी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पुलिस के इस एक्शन को अपमान भरा बताते हुए दोषियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई का भरोसा भी दिया था। अब वो लगातार इसको लेकर ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जब मुझे जानकारी मिली कि राज्य के अंदर हालात बहुत भयानक हैं, अनेक लोगों ने मुझे बताया वी आर नॉट लिविंग इन अ सिविल सोसाइटी। 8 तारीख को जो बर्बरता का दृश्य देखा गया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की धज्जियां उड़ाई गई, तो लोगों ने जब मुझे कहा तो मैं चिंतित हुआ और मैंने मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को कहा कि वो मेरे से संपर्क करें। 30 मिनट तक हमारी चर्चा हुई। उनका एक दृष्टिकोण है, मेरा एक दृष्टिकोण है। हमारी चर्चा क्या हुई इसके बारे में विवेचना नहीं करना चाहूंगा, पर मैं आपको इतना कह सकता हूं, मेरी चिंताएं पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बढ़ रही है। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि वो इस पर तुरंत लगाम लगाए, अंकुश लगाए। फिलहाल इस घटना पर बंगाल के राज्यपाल और ममता सरकार आमने सामने हैं। मारपीट का ये मसला आने वाले दिनों में दोनों के बीच टकराव की नई वजह बन सकता है। साथ ही सिख समुदाय की नाराजगी भी आने वाले दिनों में ममता सरकार को भारी पड़ सकती है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।